हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फॉरट्रान ट्यूटोरियल। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पूरे चैप्टर में इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। तो देखो, हम सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इनपुट स्टेटमेंट होती है हमारी रीड और आउटपुट स्टेटमेंट होती है हमारी प्रिंट। तो अब इन दोनों का काम क्या है? देखो, रीड स्टेटमेंट क्या करती है, यूज़र को कमांड देती है कि डाटा इनपुट करो, और वो नॉर्मली कहाँ से डाटा इनपुट होता है? कीबोर्ड से। ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट कंप्यूटर को कमांड करती है कि जो उसने मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर करके रखा हुआ है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दे आउटपुट यूनिट पे, मीन्स की स्क्रीन पे। तो देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। रीड जो हमारी इनपुट स्टेटमेंट है वो यूज़र को कमांड करती है कि इनपुट दे, लेकिन जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कंप्यूटर को कमांड करती है कि रिज़ल्ट शो करो। जो यूज़र ने मांगा है रिज़ल्ट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं मेमोरी बॉक्स के अंदर वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दो। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जो हमारे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं वो दो पार्ट्स की होती हैं। एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, एक होता है डिक्लेरेटिव पार्ट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में तो सिंपली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड करवाते हैं वैल्यूज़ और प्रिंट कराते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम अपनी तरफ से कोई फॉर्म नहीं देते हैं एग्जैक्ट फॉर्म कि इसी फॉर्म में हम डाटा रीड करेंगे या रीड करवाएंगे, या फिर हमें इसी एग्जैक्ट फॉर्म में डाटा चाहिए प्रिंट किया हुआ। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कंप्यूटर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम डाटा रीड करते हैं और हमें आउटपुट भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है। लेकिन जो डिक्लेरेटिव पार्ट होती है उसमें क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट फॉर्म हम खुद बताते हैं कि हमें किस फॉर्म में डाटा को रीड करना है और किस फॉर्म में हम चाहते हैं कि हमारा डाटा डिस्प्ले पे आए, मतलब कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। ठीक है, इसी कारण से डिक्लेरेटिव पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मेट, जिसके अंदर मीन्स कि वो फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कि हमें किस फॉर्मेट में डाटा चाहिए या हम किस फॉर्मेट में डाटा को इनपुट करवाएंगे। अगर फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को हम लिस्ट, डायरेक्टेड या फिर फॉर्मेट फ्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट, डायरेक्टेड एंड या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट्स। वैसे ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा रीज़न है कि हमें फॉर्मेट डिफ़ाइन करना पड़ा कि डाटा हमें इसी फॉर्मेट में हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा सकते हैं। भाई ऐसा क्या हुआ कि हमें डाटा को फॉर्मेट देना पड़ा, वो हम आगे के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जब हम इनपुट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम पढ़ेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम पढ़ेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें डिक्लेरेटिव पार्ट मीन्स हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, अब जो हम लिस्ट, डायरेक्टेड या फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें हम डाटा फ्लेक्सिबल फॉर्म में टाइप करते हैं। मीन्स हमें कोई फॉर्मेट की ध्यान में नहीं रखना पड़ता, जैसे हम नॉर्मली डाटा टाइप करते हैं, लेकिन डाटा टाइप करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डाटा को टाइप करना पड़ता है। मीन्स हमें कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं है कि हमें जैसे इंटीजर है 5 मतलब डिजिट्स हैं तो हमें शो करना पड़ेगा कि ये 5 ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है फॉर्मेट के अंदर। बिना फॉर्मेट के ऐसे ही होता है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंटीजर के अंदर कितने डिजिट्स हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हर इंटीजर के लिए कितना स्पेस एलोकेट करना है। सिर्फ उतना ही स्पेस एलोकेट होगा जितना आपने शो किया है। ठीक है, अगर हम डाटा को किसी स्पेशल फॉर्मेट में टाइप करवाते हैं या फिर हमें आउटपुट चाहिए किसी स्पेसिफाइड फॉर्म में, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम फॉर्मेट स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमें ऐसा चाहिए तो हमें फॉर्मेट स्टेटमेंट्स ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले
इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ ये जो इनपुट स्टेटमेंट है वो फॉर्मेट फ्री है, मीन्स हम फ्लेक्सिबल फॉर्म में, मीन्स नॉर्मली हम डाटा को इनपुट करवाने वाले हैं, पहले हम वही सीखेंगे। ये जो फॉर्मेट वाली स्टेटमेंट्स है वो आई थिंक आपकी 11th चैप्टर में ही आएंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ नेम दिया लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट्स। अब इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, रीड स्टार कोमा लिस्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो डाटा रीड करवाएगा यूज़र से। और जो जैसे अब इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रीड स्टार ABCIJ। अब इसमें क्या है, जैसे ये डाटा रीड करवाएगा, जैसे जैसे रीड करवाएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को वो वैल्यूज़ असाइन होती रहेंगी। अब एक एग्ज़ाम्पल से समझ में आएगा कि कैसे मैं करा रही हूँ। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, ये जो मैंने अभी लिखा था, रीड स्टार ABCIJ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई भी, जैसे अब हमने ये स्टेटमेंट लिखी, अब हमें डाटा इनपुट कराना है, तो हमने कराया जैसे 25, 35, 26, 37 एंड 4। तो अब देखो जैसे जैसे हमने रीड में लिखे हैं वेरिएबल्स का ऑर्डर, वैसे वैसे ही डाटा जो है, मतलब हमने जो वैल्यू यहाँ पे टाइप करी है या इनपुट दिया है, तो वह उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही अपने आप उसके अंदर वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। जैसे हमने सबसे पहले 25 इनपुट दिया, तो अपने आप कॉरस्पॉन्डिंग ए के अंदर असाइन हो जाएगी, 35 उससे अगले वेरिएबल में बी में, 26 सी में, 37 आई में एंड 4 जे में। मतलब वैल्यूज़ हमें उसी सीक्वेंस के अंदर टाइप करनी है जिस सीक्वेंस के अंदर हमने वेरिएबल्स को रीड स्टेटमेंट के अंदर लिखा है या फिर इनपुट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। अब जो हमने वैल्यूज़ टाइप किया है या वैल्यूज़ जो भी हमने इनपुट दिए हैं उसको हम कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम एक ब्लैंक छोड़ दें या एक से ज़्यादा ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मीन्स ऐसे, जैसे 25 फिर एक ब्लैंक छोड़ दिया, 36 फिर एक ब्लैंक छोड़ दिया, 27, जो भी मैंने वैल्यूज़ दी थी, ठीक है। या फिर हम इसकी जगह ब्लैंक की जगह कोमा भी लगा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ब्लैंक आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी कुछ वैल्यूज़, जैसे वैसे तो एक लाइन में देनी चाहिए इनपुट, अगर बाय चांस आप एक लाइन में इनपुट नहीं देना चाहते हैं, गलती से आपसे एंटर प्रेस हो गया, जैसे मेरे जो एग्ज़ाम्पल दिया था उसमें थे 5 वेरिएबल्स ABCIJ, तो उसमें टोटल 5 वैल्यूज़ देनी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी और गलती से मुझसे एंटर प्रेस हो गया, तो मैं नेक्स्ट लाइन में भी 2 वैल्यूज़ दे दूँगी। अगर मुझे 27 और 35 आगे देनी है, लिखनी तो मुझे यहाँ चाहिए थी, बाय चांस मुझसे बाय मिस्टेक मुझसे एंटर प्रेस हो जाता है, तो मैं सेकेंड लाइन में भी वो वैल्यूज़ लिख सकती हूँ, ठीक है। और हम किसी भी सिंगल वैल्यू को 2 लाइंस के अंदर स्प्लिट नहीं करेंगे। मीन्स जैसे 25 मैंने लिखा, 2 मैं ऊपर लिख दूँ, 5 मैं नीचे लिख दूँ, ये गलत हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखो कि एक सिंगल वैल्यू को 2 लाइंस के अंदर स्प्लिट नहीं करना है। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो रूल्स के अंदर आएगी, तब मैं आपको अच्छे से बता दूँगी कि कैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ABCIJ को वैल्यू क्या दे रही हैं और हमें कैसे लिखनी है वो वैल्यूज़, ठीक है। अब जैसे मेरे पास था रीड स्टार ABCI एंड J। अब मैं चाहती हूँ कि A के पास वैल्यू जाए 5.847 इंटू 10⁻⁻3। बी के पास वैल्यू जाए -0.52589। सी के पास जाए 342। सॉरी मिस्टेक हो गई। सी के पास हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं 52.25। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रही थी तो इसीलिए थोड़ा। डी इक्वल टू हो गया 342, ई इक्वल हो गया 583। सॉरी ई नहीं है वो, INJ है। आई हो गया 342,
एंड जे हो गया 583। तो अब हम इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको भी लिख के बताती हूँ। कैसे हम बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इनपुट देनी है जो भी आप देना चाहते हैं, कोई मिस्टेक मत करना प्लीज़, ठीक है। अब जैसे 5 पहले क्या वैल्यू थी 5.847, 10⁻³ तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे E-3। फिर हम कोमा लगा के भी आगे वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एंटर से प्रेस करूँ, तो कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एंटर प्रेस कर दूँगी, फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू असाइन करूँगी 0.52589। फिर मैं एंटर प्रेस कर दूँगी, फिर वैल्यू दूँगी मैं 52.25। फिर मैं एंटर प्रेस कर दूँगी, फिर वैल्यू दूँगी 342। फिर एंटर प्रेस करने के बाद मैं वैल्यू दूँगी 583। आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, मैंने बुक के अकॉर्डिंग वैल्यू दी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना बचे आपका, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से वैल्यू दे दी। अब मैं ऐसे भी वैल्यू दे सकती हूँ कि मैं सीक्वेंस वाइज लिखूँ, जैसे इसके बाद कोमा लगा दिया, फिर दूसरी वैल्यू, फिर कोमा लगा दिया, वैसे भी आप लिख सकते हो। और कोमा ना लगाना चाहो तो आप एक या एक से ज़्यादा ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि दो वैल्यू आप पहले देना चाहते हो, फर्स्ट लाइन में देना चाहते हो, फिर नेक्स्ट दो वैल्यू आप नेक्स्ट लाइन में देना चाहते हो, फिर लास्ट वाली वैल्यू आप नेक्स्ट लाइन में देना चाहते हो। वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होंगी, वो मैं आपको बताऊँगी आगे।